अखिलेश यादव का पीडीए, और मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बहुत संघर्ष जिस तरीके से कर रहे हैं जमीन पर, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि जो दलित उनको मिला है 5 से 6% के आसपास जो उनके पास गया, अगर वो वापस बसपा के पास चला गया तो उनका जो पीडीए बुनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में रह जाएगा। तो इस समय अखिलेश यादव के लिए क्या बेहतर होगा कि अपनी वो किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो पिछड़ों में भी जाने की बात कर रहे हैं। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, हालांकि वो गुज्जर वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर उनके कई साथी हम राजकुमार भाटी को देखते हैं, वो लगातार वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र रहा है जो बहुत कुछ निर्धारित करता है। तो अखिलेश यादव को इस समय पर क्या करना चाहिए जब बहन जी जो है वो पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, एक रास्ता है, एक रास्ता साफ है, और अगर अखिलेश यादव जी को अक़लियत से मोहब्बत है, अगर अखिलेश यादव जी समानता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सत्ता में वंचितों को भागीदारी चाहते हैं, तो थोड़ा सा त्याग करें। बहन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके उनकी मुंह मांगी सीटें दें और मिलजुल के चुनाव लड़ें। फिर वो असली पीडीए होगा जहां पर दलित भी होगा। पीडीए की बात ही क्यों करनी? पीडीए तो अभी बनाया गया है। इससे पहले पीडीए तो बहुजन का मॉडिफाइड। मैंने तो यही कहा, मैंने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की थी कि जो फार्मूला कांशीराम जी ने रखा था वही पीडीए था। और ये पीडीए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि समाज में वंचितों को और गरीबों को न्याय देने की ये लड़ाई थी। इसमें किसान भी थे, नौजवान भी थे, इसमें सिर्फ जातियां ही नहीं थी। मैं तो कहता हूँ ये बात सही है कि अपर कास्ट भी अगर कोई पिछड़ा हुआ है और समाज में उसको हक नहीं मिल रहा है तो वो भी पीडीए का हिस्सा है। और ये पीडीए को जन्म देने वाले अखिलेश जी नहीं है, कांशीराम जी हैं। नहीं, आपने वो बात कही कि अखिलेश यादव को बहन जी को आगे करना पड़ेगा, उनको सीएम फेस बनाना पड़ेगा। क्या अखिलेश इसके लिए तैयार होंगे? अखिलेश जी अगर तैयार नहीं होंगे तो इसका मतलब वो अपने वोटर्स के साथ अन्याय करेंगे। कारण क्या है? देखिए, आज की तारीख में इस देश को इस बात का ख्याल है कि हमारे दलित भाइयों को तमाम लॉलीपॉप देने के बाद भी उनका हक नहीं मिला है। बिल्कुल, ये बात मानना पड़ेगा। और कम से कम एक कॉन्फिडेंस के लिए, एक सम्मान के लिए बहन जी के लिए मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका कद प्रधानमंत्री या उससे भी ऊपर है। ये बात दलित समाज भी जानता है और पढ़ा लिखा समाज, समझदार समाज इस बात को महसूस करता है। लेकिन बहन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर इसलिए पेश करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई दलित चेहरा है नहीं। और दलित समाज को सम्मान देने के लिए, दलित समाज को ये दिखाने के लिए कि आज भी ये समाज सिराकों पर है, उसको जो इतिहास है उसको दोहराया नहीं जाएगा, उसको सिस्टम में जगह दी जाएगी, उसको हाशिए से बाहर निकाला जाएगा। ये संदेश आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन 2019 में गठबंधन हो चुका है, अखिलेश यादव और बहन जी गठबंधन हो चुका है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी जिस तरीके से नतीजा आएगा उस तरीके का नतीजा नहीं। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। और इस बात को ये वो दौर था जब ध्रुवीकरण सिराखों पे बैठ गया था, जब भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम पे थी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व बन चुका था। दूसरी चीज ये कि ये गठबंधन का मेल जोल जो है बहुत कम टाइम में तय हुआ था, मतलब वो सही समय नहीं था। वो सही समय नहीं था। और एक बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि बसपा और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के दिल नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो नई सरकार अखिलेश यादव की याद थी, जहां पर समाजवादी दोनों के बीच में वो याद वो थोड़ा सा उसकी वजह से वोट शिफ्ट नहीं हो पाए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत अच्छा मौका उठा लिया था। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि भगवाकरण हो चुका था। दलित समाज भी, पिछड़ा समाज भी, यहाँ तक यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा अब वो उक गया है उस चीज से। अब आज भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकत में नहीं है। आज की तारीख में अगर मायावती जी को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, देश में कमजोर पड़ जाएगी। ये बात राहुल गांधी कह चुके हैं 2024 के चुनाव के बाद। और ये बात अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव जी को अगर लगता है कि वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहें तो उनके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि बहन जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए और बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधा रास्ता उनका प्रधानमंत्री होगा। आपके लिए वो कुर्सी छोड़ देंगी। ये आपने बड़ी बात कही। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अखिलेश जी, हम देखते हैं 2024 का जो भी चुनाव था, गठबंधन में बहन जी के आने की बात चल रही थी,
कांग्रेस उस तरीके से बयानबाजी नहीं करती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जाती थी, खासकर शिवपाल यादव हो या राम गोपाल यादव हो, कि अगर बहन जी को क्या गठबंधन में लिया जाएगा तो वो एकदम से बोले हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम उनको गठबंधन में शामिल नहीं कर सकते, वो तो भाजपा की मदद करती है। कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि बहन जी उस गठबंधन में आ जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो टीका टिप्पणी की गई, इसकी वजह से वो बाहर गई, क्योंकि वो कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी कभी अपने स्वाभिमान के साथ जो है वो उनकी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है और उनको शायद ये महसूस हुआ कि अंदर ही अंदर कि अगर जगह भेज भी जाएगी तो मेरे साथ कहीं ना कहीं दगा होगी, हमारे साथ कहीं छल होगा। और मायावती जी के अंदर इतना का खतरा बैठ गया क्योंकि उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। और ये बात आपने बिल्कुल कही कि राम गोपाल जो एक तरह से चाणक्य समाजवादी पार्टी के कहे जाते हैं, उनके चाचा हैं और कई फैसले भी लेते हैं। उनकी तरफ से वो बयान उस जो एक रिश्ता जोड़ने जा रहा था, जो एक गठबंधन की डोर, उसमें एक डिस्टर्बेंस करने वाला था। लेकिन आज की तारीख में कुल मिला के मुझे लगता है कि दो ऑप्शन है, या तो अखिलेश यादव जी थोड़ा सा त्याग करके और लंबी रेस का अगर उनको घोड़ा होना है, लंबी रेस की सियासत करनी है, तो उनको बहन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके फिर सीधी सी बात है कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर उसकी तैयारी करनी होगी। ये एक आगे की रणनीति बनानी होगी, नहीं तो बहन जी को फिलहाल अपने दलित समाज के लिए संघर्ष करें, सड़कों पे आना होगा। और अभी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि बी टीम की तोहमतों से बचने के लिए अभी जब वो मुसलमानों की बात करती हैं तो एक संदेश ये जाता है कि सही तो कह रहा है बी टीम, क्योंकि आज जहां पर समाजवादी पार्टी 40+ वोट प्रतिशत, जी 40%, हाँ, तो गठबंधन जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की लोकसभा में, और वहां पर ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा तो नहीं सके देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन हारा चुका है। ऐसे में अगर सिर्फ वो मुसलमानों की बात करेंगी, केवल वो मुसलमानों की बात करेंगी, दूसरी तरफ उनके वो बयान भी याद आते हैं कि किसी भी नतीजे के बाद वो कहती हैं कि मुसलमानों ने हमारा साथ कभी नहीं दिया हमें, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उन विरोधियों के आरोपों को गहरा करती हैं। अभी हाल ही में घटना हुई, डुमरियागंज के एक पूर्व विधायक थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बात कही, उस पर सबसे बड़ा स्टैंड मैंने देखा कि बहन जी ने उस पर स्टैंड लिया और उसमें लिखा कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर कही गई बात, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा। तो मीडिया में एक चर्चा ये हुई और तमाम जो समर्थक वर्ग थे उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जो एक तरफा मुसलमानों का वोट पाते हैं, वो मुस्लिम शब्द लिखकर ट्वीट नहीं कर सकते हैं। या तो समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया, धर्म विशेष लिखा गया, ध्रुवीकरण से डरते हैं, ध्रुवीकरण से डरते हैं, और बहन जी जो है वो खुल के लिख देती। तो क्या तो इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, वो कारण तो बात समझ में आती है, अखिलेश यादव की ये मजबूरी है, क्योंकि ये बात सब दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रही है कि उसका एक मैसेज रहा। उसने बार बार एक बात कही कि समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो हैं वो मुस्लिम परस्त हैं, उनकी सत्ता आती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं या यादव परिवार के लिए काम करते हैं, वो हिंदुओं की अनदेखी करते हैं, वो सनातनियों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी सरकार में हिंदू बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है, उनका अपमान होता है, गुंडाराज चल जाता है। इस तरह की बातों से भारतीय जनता पार्टी ने सफलता भी पाली। ये बात हिंदू समाज के मेजॉरिटी के चिपक गई आज की तारीख में। इसीलिए अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों का ज्यादा नाम लेंगे, या हमारे मंच पर टोपी वाले ज्यादा होंगे, या हम उनको टिकट ज्यादा लेंगे, या हम उनके मुद्दे में मुखर रहेंगे, तो उसी फार्मूले पर जो हिंदू समाज थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो फिर खिसक जाएगा और 80-20 की लड़ाई हो जाएगी। ये उनको इतना सहम गए हैं, इतना डर गए हैं अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति थी। और दूसरी बात, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी उनके साथ में, कि जब कांग्रेस मेरे साथ में है तो कहाँ जाएगा मुस्लिम वोट बसपा के पास। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं कि बसपा पहला प्यार है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान उस पार्टी के साथ नहीं जा सकते जिसका जनाधार दिन पे दिन गिरता जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी से मुखर होके नहीं लड़ रहे। लेकिन बहन जी खुल के मुस्लिम, क्या उनको सांप्रदायिकता का डर नहीं लगता कि चुनाव सांप्रदायिक हो जाएगा? उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है अभी, ये कहा जा रहा है उनके पास अब कुछ खोने के लिए बचे नहीं है। मुख्य बात ये कही जा रही है कि आज जो आपने बात कही कि मुस्लिम मुद्दे पर वो मुखर हुई और अखिलेश यादव उस तरीके से खुल के सामने, इस तरह बहुत सारी घटनाएं, और आने वाले समय में बहन जी मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होंगी, ये अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इधर 10-15 सालों में बहुत अवेयर हो चुका है, बहुत जागरूक हो चुका है, पॉलिटिकल हर पॉइंट को समझने लगा है। उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं
बहन जी को अपने वोट को वापस लाने के लिए। अगर 4 घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, 2 अन्याय होते हैं मुसलमानों के साथ और 2 दलितों के साथ, तो मुसलमान चाहता है दलितों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए 2 दर्जन बार बहन जी मुखर हो जाए, हमारी बात ना करे, ताकि उनका समाज जो है वो फिर वापस आ जाए। अगर उनका समाज आ जाएगा, यानी दलित समाज पूरे तरीके से 90% भी आ जाएगा, तो हम सिर आंखों पर बसपा को स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, आप इस समय जो सक्रियता कैसे देख रहे हैं बीएसपी की बहन जी की? हम लगातार 9 अक्टूबर के बाद से क्या कुछ नजर आ रहा है, कुछ ठोस दिखाई दे रहा है कि 27 से पहले कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? बहुत इस सक्रियता को सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और बहन जी की जो निष्क्रियता थी वो सक्रियता में बदल गई है। उनके पुराने तेवर नजर आ रहे हैं, उनकी वो पॉलिटिकल शैली नजर आ रही है, जिस तरीके से कैडर के साथ बैठने, पॉलिटिकल रणनीति बनाने से लेकर भाईचारा कमेटी पे काम करना और सड़क पे उतर के अपने वोटर्स के बीच में रैलियां करना, इस तरीके से अपने महापुरुषों की याद दिलाना, उनके लक्ष्य की याद दिलाना, वो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि उस तोहमत से बचने के लिए मुसलमानों की फिक्र अभी फिलहाल ना करें, बल्कि दलित समाज के खोए हुए कैडर जनाधार को वापस ले लें, मुसलमान खुद आ जाएगा। और अगर मुसलमानों की बात वो दलित समाज से ज्यादा करेंगी तो ना दलित उनके साथ आएगा, ना मुसलमान आएगा। मुसलमान को लगता है कि ये वो परसेप्शन उसके दिलो दिमाग में हो गया है कि बहन जी को डरा दिया गया, तो निराधार आरोप हो सकता है कहीं ना कहीं। और वो सिर्फ मुसलमानों की बातें इसलिए कर रही है कि मुसलमान टूट जाए, बिखर जाए, कट जाए और भाजपा का फायदा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी जो है वो बीजेपी से डरती हैं, भाजपा से डर रही हैं, इसलिए खुलकर। क्या आपको लगता है कि बहन जी किसी से डरती है? मैंने कई बहसों में टेलीविजन की ये बातें उठाई कि बहन जी तो डर ही नहीं सकती हैं। कारण क्या है कि ये पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। आप यहाँ पर किसी से भी पूछ लो कि बहन जी के साथ अगर कोई अन्याय कोई सरकार करेगी तो उनका जनाधार तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे देश में बसपा हो जाएगी, और किसी की हैसियत नहीं है। डर तो तब होता है ना, हमें आपसे डर ये होगा कि आप मेरे साथ में कुछ गलत कर सकते हो जी, लेकिन कोई भी सरकार बहन जी के साथ में कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई सजा कर ही नहीं सकती है। कोई आरोप ना उनके खिलाफ कोई बहुत ही संगीन कोई चीजें हैं, और ना कोई, आप ये मान के चलिए कि बहन जी को इस बात का डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी एक्शन किसी भी सरकार द्वारा अगर होता है तो उनका तो जनाधार इतना तेजी से वापस आ जाएगा कि वो तो 4 दिन में मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो वो डर नहीं सकती है। मैंने ये बात कही थी, एक किसी ने मेरी बात का जवाब दिया था और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट रहा कि उनके खिलाफ कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। उनको डर यह है कि कुछ परिवार में उनके लोग हैं जिनकी संपत्तियां जो हैं वो कुछ इतनी है कि सरकार उस पर कार्रवाई कर सकता है। उसको बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं सेटिंग, एक विरोधी जो वक्तव्य है उसकी बात मैं दोहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसके शेडर के लिए वो सरकार के सामने उतना तन के नहीं खड़ी हैं, सरकार के सामने उतना मुखर नहीं है, या सरकार से लड़ने की रणनीति को उन्होंने ढीला कर दिया। मुख्य बात ये है, मेन चीज ये है कि आज की तारीख में बहन जी के डरने वाली नेता नहीं है, ये बात सच है। आरोप कुछ भी लगाए जाए। अभी आप इस समय को किस तरीके से देखते हैं? पंचायत चुनाव है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये। पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव से लगभग 7 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ये जो पंचायत चुनाव है, इसको आप राजनीतिक दलों की तैयारी के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं? खासकर सपा बसपा की तैयारी के हिसाब से किस तरीके से? ये कैडर बेस होता है, कैडर में और अपने कार्यकर्ताओं में शक्ति देने के लिए होता है, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। और गांव गिराव में, कस्बों में कितनी आपकी शक्ति है, कितना जनाधार है, इन सब को कहीं ना कहीं इसका शक्ति प्रदर्शन होता है। और उस हिसाब से सारे दल डटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बसपा के कैडर में, बसपा के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, उनके वोटर्स में एक उत्साह बना है कहीं ना कहीं। एक बसपा के साथ जिस तरीके से ये 9 अक्टूबर की रैली हुई, आगे अगर बीएसपी महापुरुषों के जो जयंती और पुण्यतिथि होती है उस पर अगर इस तरीके के कार्य को आगे बढ़ाती है तो क्या एक माहौल चढ़ पाएगा? त्रिकोणीय मुकाबले में तो आ ही जाएगी और सत्ता की लाइन में वो खड़ी हो जाएगी। एक चीज मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जिस रफ्तार में उनकी सक्रियता है बहन जी की और बसपा की, तो वो अगर कंटिन्यू रहती है तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि कम से कम त्रिकोणीय मुकाबला अगला विधानसभा होगा। और सबसे ज्यादा संभावना यह है कि अगर बराबर की शक्ति में भी बसपा आ जाती है तो मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी दावेदार मायावती जी होंगी। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं कि उनको
पहला काम जो एक आम वोटर के नाते जो तमाम बातें मैं सुनता हूं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि बहन मायावती को सबसे पहले सत्ता के सामने आना होगा, सत्ता से लड़ना होगा आक्रामक तरीके से। विपक्ष भी उनका प्रतिद्वंदी है, उसकी भी आलोचना करें, लेकिन कहीं तुलना की जाए तो ये ना हो कि अपने विपक्ष पे ज्यादा हमले किए और सत्ता पर कम हमले किए। विपक्ष के प्रति आक्रामक होना पड़ेगा, उनको मुसलमानों की अपेक्षा और पिछड़ों की अपेक्षा दलित समाज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वही सम्मान दिला सकती है। और दलित समाज जब उनका जनाधार बढ़ेगा उसके बाद मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज उनके साथ आ जाएगा। अभी आधार नहीं मजबूत हो पा रहा है और आधार मजबूत करने के लिए दलितों के मुद्दे पर, चाहे पेशाब पिलाने का मामला हो, चाहे मार देने का मामला मतलब हो, उस पे आप चाहते हैं कि बसपा उस जो है पर जमीन बिल्कुल जमीन पे जैसे ही उतरेगी चारों तरफ से जनाधार आ जाएगा। और अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करेगी तो उसको वोट कटवा के तोहमतें और भी गहरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ सीनियर पत्रकार नावेद शिकोह साहब। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, जो सियासत का इतिहास रहा उससे लेकर आज की प्रेजेंट सिचुएशन तक। आप इस बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।